हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आज मैश एनालिसिस में का एप्लीकेशन मैं आपको समझा रही हूँ करंट सोर्स होने पर, और ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव है सम को सॉल्व करने का। इससे पहले वाले दो वीडियोस में मैंने करंट सोर्सेज का इंक्लूजन किया था और वेरिएबल्स मेरे करंट्स ही होते थे, पर ये एक ऐसी मेथड है जिसमें वेरिएबल्स मेरे वोल्टेजेस भी होते हैं। वो कैसे पॉसिबल है, तो चलिए समझ लीजिए। यहाँ पर मैंने सर्किट वही सेम लिया प्रीवियस वाला, पर लूप करंट जो मैंने ये वाला मेश एज्यूम किया था और इसमें मैंने I1 करंट एज्यूम किया था लूप करंट, वो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच करिएगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। वो ना लेकर मैंने 3 डिफरेंट विंडोज पे 3 डिफरेंट लूप करंट्स ले लिए। तो ये मेरा I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ विंडोज जो है उतने ही नंबर ऑफ करंट वेरिएबल्स मैं ले रही हूँ। 3 विंडोज हैं, मतलब विंडोज मेरी कितनी है, 3 है। तो 3 ही मैं I1, I2, I3 3 लूप करंट्स ही एज्यूम कर रही हूँ, जिसमें से मैंने I2 और I3 को ऐसे लिया है कि I2 को मैच कर दिया 1 एम्पियर के करंट सोर्स से और 1 एम्पियर के करंट सोर्स के ब्रांच से, और ये वाला I3 मैंने मैच कर दिया 2 एम्पियर करंट सोर्स के ब्रांच करंट से। तो I3 मेरा 2 एम्पियर से और I2 मेरा 1 एम्पियर है, ये पहले से मुझे पता है। तो वेरिएबल करंट वेरिएबल्स 3 थे, जिसमें से मुझे 2 पहले से पता थे करंट सोर्स की वजह से। I1 एक अकेला मुझे पता करना है। तो ये I1 को मैं पता करने के लिए मैंने मेश पर लूप करंट ना एज्यूम करके छोटे छोटे विंडोज पर ही लूप करंट्स एज्यूम किए हैं। फर्क इतना है प्रीवियस मेथड और इस वाली मेथड में कि मैंने करंट सोर्सेज के अक्रॉस के वोल्टेजेस को एज्यूम कर लिया। यहाँ पर मैंने करंट एज्यूम किया है V1 और यहाँ पर मैंने V2। अब नेचुरली V1 V2 की पॉजिटिव पोलैरिटी उसी तरफ से होगी जिस तरफ से करंट सोर्स का करंट डिलीवर हो रहा है। तो इस करंट सोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो प्लस ऊपर होगा, इस करंट सोर्स की भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो प्लस ऊपर होगा। तो अब मेरे कितने वेरिएबल्स हो गए, I1, I2, I2 और I3 पहले से मालूम है, तो I1 एक वेरिएबल हो गया और V2 और V3। तो हुआ क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो मेरे 3 के 3 ही रहे, मतलब करंट वेरिएबल्स ना रहकर अल्टीमेटली मेरे पास क्या रहा, नंबर ऑफ विंडोज जितनी थी उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहे, पर वो वेरिएबल्स मेरे कौन से हैं, I1, V1 एंड V2। ये इसलिए ये मेथड थोड़ी सी मैंने डिफरेंट बताई कि अभी तक मैश एनालिसिस में अपने वेरिएबल्स क्या होते थे, I1, I2, I3, I4 होते थे, पर यहाँ पर मेरे वेरिएबल्स क्या हो गए, वोल्टेज वेरिएबल्स भी आ गए, क्योंकि करंट सोर्स के अक्रॉस के वोल्टेजेस को मैं एज्यूम कर ले रही हूँ। और 2 करंट सोर्स है तो 2 लूप करंट्स मुझे पहले से मालूम है और 2 करंट सोर्सेज के अक्रॉस के वोल्टेजेस मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे मेरे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 ही रहे। तो प्रीवियस मेथड और इस मेथड को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वहां पर मैंने I2, I3 को पहले ही पता कर लिया था और I1 मैंने मेश पर लगा दिया था, तो मेरा सम थोड़ा सा ज़्यादा आसान लग रहा था। पर अब जब आप इसको पूरा देख लेंगे तो ये भी आपको आसानी लगेगा, डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर मैं मेश इक्वेशन लिख रही हूँ लूप 1 पर, लूप 2 पर, लूप 3 पर। उस वाली मेथड में मैंने क्या किया था, सिर्फ मेश इक्वेशन लूप 1 पर ही लिखी थी, 2 और 3 पर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। अब यहाँ पर मेश इक्वेशन मैं लूप 1 पर लिख रही हूँ, तो यहाँ पर देखो कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। तो I1, अब यहाँ पे 2 सोर्सेस लगे हुए, एक वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज जो है वो 5 है और करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज V1 है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ट्रीट करूंगी कि ये भी मेरा एक वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट है, इसका मैग्नीट्यूड V1 है। तो दोनों वोल्टेज सोर्सेस को मैं इक्वल टू के LHS में ले लूंगी और दोनों के आगे प्लस या माइनस आएगा, ये इस पर निर्भर करता है कि I1 जो है वो किसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से फ्लो हो रहा है और किसकी निगेटिव पोलैरिटी से बाहर निकल रहा है। I1 की डायरेक्शन जो मैंने एज्यूम की उस हिसाब से 5 वोल्ट्स के पॉजिटिव से I1 निकल रहा है, तो मैंने यहाँ +5 लिया। और I1 की डायरेक्शन करंट सोर्स के निगेटिव से बाहर निकल रही है, इसलिए मैंने -V1 ले लिया। तो मेरा LHS साइड हो गया 5 - V1। अब I1 किस किस में से भरा, रेजिस्टेंस है सिर्फ 1 में से, तो ये हो गया। क्या कोई नेबरिंग लूप करंट है जो इनमें से किसी से बह रहा है, तो हाँ भले ये है, बट दिस इज नॉट रेजिस्टेंस। तो यहाँ RHS साइड में रेजिस्टेंस इनटू करंट का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए I2 के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं, I3 के साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 × I1 लिख देंगे। ये करंट किसी भी रेजिस्टेंस से नहीं बह रहा है,
I3B किसी रेजिस्टेंस से नहीं बह रहा है जो यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेरी इक्वेशन इतने में ही खत्म हो जाएगी। अब 5 इसको मैं जब देखूंगी तो 5 इक्वल टू I1 प्लस V1 ऐसी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम सेकेंड इक्वेशन, जब मेश इक्वेशन लिखना चाहेंगे इस लूप पर, तो मेरे लिए फिर सोर्स का काम V1 करेगा। मतलब इसके LHS में मैं V1 को लिखूंगी। अब प्लस लिखूंगी कि माइनस लिखूंगी वो किस पर डिपेंड करेगा? इस पर करेगा कि V1 के पॉजिटिव पोलैरिटी से I1 निकल रहा है, सॉरी I1 नहीं I2, V1 की पॉजिटिव पोलैरिटी से I2 निकल रहा है कि नेगेटिव पोलैरिटी से। तो देखकर ही समझ में आ रहा है हमें कि ये I2 जो है वो V1 के पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल रहा है। तो मैं V1 के साथ प्लस साइन लगा दूंगी इक्वल टू। अब I2 करंट किस किस में से बह रहा है? इस वन से, तो 2I2 लिखेंगे। और नेचुरली मैं इसी लूप पर मेश इक्वेशन लिख रही हूँ तो I2 की टर्म पॉजिटिव आएगी, तो प्लस I2। इसके बाद मैं देख रही हूँ कि क्या इन दोनों रेजिस्टेंसेस में से कोई नेबरिंग लूप करंट बह रहा है क्या? तो इन दोनों से I1 तो नहीं बह रहा है, पर I3 बह रहा है। तो I3 किस में से बह रहा है? 1 से। अब I3 की डायरेक्शन 1 में से I2 के हिसाब से सेम है कि अपोजिट है? तो सेम है। तो मैं लिख दूंगी प्लस 1 इंटू I3। मतलब मेरी इक्वेशन क्या हो गई? V1 इज इक्वल टू 2I2 प्लस I3। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब V2 थर्ड लूप पर मैं फिर मेश इक्वेशन लिखूंगी। थर्ड लूप पर मैं मेश इक्वेशन लिखूंगी तो करंट सोर्स के अक्रॉस का वोल्टेज V2 जो है वो मेरे लिए फिर सोर्स का काम करेगा। तो इक्वल टू के LHS साइड में मैं क्या लिख दूंगी? V2 प्लस की माइनस, फिर हम देखेंगे कि V2 के पॉजिटिव पोलैरिटी से I3 निकल रहा है, हाँ, तो प्लस V2 वो उसकी पॉजिटिव पोलैरिटी से निकल रहा है, इज इक्वल टू, फिर मैं I3 किस किस में से बह रहा है? 1 प्लस 1 से, तो 2I3 प्लस साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जिस लूप पर हम मेश इक्वेशन लिख रहे होते हैं उस पे हमेशा हम प्लस साइन ही उस लूप करंट के वेरिएबल के साथ रखते हैं। फिर I3 इस लूप का कोई कंपोनेंट है जिसमें से नेबरिंग करंट बह रहा है? ठीक, 1 में से I2 बह रहा है, तो मैं 1 इंटू I2 लिखूंगी और साइन क्या लगाऊंगी? प्लस, क्योंकि I2 और I3 दोनों सेम डायरेक्शन में बह रहे हैं 1 ओम से, इसलिए प्लस। तो ये इक्वेशन मुझे दे देगी V2 इज इक्वल टू I2 प्लस 2I3। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। अब मुझे I2 मालूम है 1 एम्पियर है, I3 मालूम है 2 एम्पियर है, तो V1 के लिए मैं क्या लिखूंगी? यहाँ पर V2 इंटू 1 कर दूंगी और प्लस 2 कर दूंगी, तो ये मुझे V1 की वैल्यू 4 वोल्ट्स दे देगा। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 3 में मैं V2 की वैल्यू को क्या कर दूंगी? 1 प्लस 2 इंटू 2, तो ऐसे क्या हो जाएगा? 5 वोल्ट्स। अब मैं V1 की वैल्यू जो मुझे मिल गई है उसको मैं इक्वेशन 1 में अगर सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, V1 की वैल्यू 4 वोल्ट्स को इक्वेशन 1 में अगर सब्सटीट्यूट कर देती हूँ तो मुझे I1 की वैल्यू 1 एम्पियर मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है? वो ये है कि मेश एनालिसिस हम करंट सोर्सेस कितने भी हो हम मेश एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि हर करंट सोर्स के अक्रॉस मुझे एक वोल्टेज एज्यूम कर लेना पड़ेगा। तो मेश एनालिसिस में हमारे नंबर ऑफ करंट सोर्सेस, करंट वेरिएबल्स रिड्यूस होते चले जाते हैं और नंबर ऑफ वोल्टेज वेरिएबल्स अपीयर होते चले जाते हैं। ये वो वाली मेथड है। मैं इस मेथड को कोई नाम नहीं दे रही हूँ, ना ही किसी बुक में आपको इसका कोई नाम मिलेगा। सिर्फ मैं आपको 2 तरीके से करंट सोर्स के होने पर मेश एनालिसिस अप्लाई करना सिखाई हूँ। एक में सिर्फ करंट वेरिएबल्स रहेंगे, कोई वोल्टेज वेरिएबल नहीं रहेगा, और दूसरी मेथड में जो मैंने आज बताई है उसमें सारे वोल्टेज वेरिएबल्स आने लगते हैं। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट मैं टॉपिक लूँगी सुपर मेश का। उम्मीद है अभी तक मैं 3 क्वेश्चंस मेश एनालिसिस को लेकर सॉल्व कर चुकी हूँ, तो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब एडवांटेजेस उठा सके। थैंक यू।